गुड आफ्टरनून। और आज 1 अप्रैल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल न्यू ईयर शुरुआत है और प्लस सबसे इंपॉर्टेंटली इस साल बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कैपिटल मार्केट्स में, बोल लीजिए इनकम टैक्स एक्ट में, बोल लीजिए और नाम को लेकर भी, नामकरण में भी चेंजेस और हुआ। टैक्स ईयर अब से जो फाइनेंशियल ईयर और ये जो असेसमेंट ईयर और ये जो कंफ्यूजन था, अब उसको टैक्स ईयर बोला जाएगा। सो फाइनली बहुत सारी चीजें हैं, बहुत खराब गया FY 25-26, ये भी बोलना पड़ेगा इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से भी, और प्लस जो लास्ट क्वार्टर था वो वर्ल्ड इकोनॉमी जियोपॉलिटिकली भी सही नहीं रहा, बहुत इनफैक्ट खराब रहा। और पहले हमने देखा कि शुरुआत में AI ने मार्केट को काफी डिस्टर्ब किया, AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर बाद में AI ने किया। AI का मतलब क्या? अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अब मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बन गया है और काफी इनफैक्ट एशियन कंट्रीज को इंपैक्ट आया और भारत भी काफी इंपैक्टेड है इससे, और हमने वो चीज देखी भी है मार्केट्स में। सो फाइनली हमने पूरी जो साल की रिपोर्ट है वो बनाई है, इक्विटी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट बनाई है, और हर साल मैं लाता हूं न्यू फाइनेंशियल ईयर पिक्स और न्यू फाइनेंशियल ईयर आउटलुक, और ट्रेडशिप रिसर्च टीम काफी मेहनत करती है इस रिपोर्ट को बनाने में। तो थोड़ा सा मैं एक बार रिव्यू देता हूं FY 26 का। पहले मतलब कुछ अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं। तो पहला है कि करंट मार्केट आउटलुक क्या है। इनफैक्ट देखिए, सबसे पहले तो हमने लास्ट ईयर में देखा ग्लोबल एनवायरनमेंट, एनर्जी कंसर्न्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन, मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी, और इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अच्छे होते हुए भी, डोमेस्टिक डिमांड अच्छे होते हुए भी मार्केट्स में काफी करेक्शन आया। सो इन सब के पीछे बहुत सारे रीजंस भी है और काफी चीजें, काफी अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी। तो अब एक बार जैसे लास्ट ईयर अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी वैसे टूटने में तो 5% ही टूटा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगर हम देखें तो -5% है। स्मॉल कैप इंडेक्स में -5.4% है और माइक्रो कैप 8.67, तो सबसे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर जो रहा माइक्रो कैप 250 है। बट ओवरऑल स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के लिए ये सेक्टर ये साल अच्छा नहीं रहा, और वेरी फ्रैंकली ये सेक्टर मेरा फेवरेट है। मैं स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में काफी सारे स्टॉक्स लाता हूं और माइक्रो कैप से भी काफी लाते हैं। BSE 500 भी अच्छा खासा टूटा हुआ था, बट निफ्टी मिड कैप 100 ने, इनफैक्ट कई बार क्या होता है स्टॉक्स टूटते हैं, कॉम्पोजिशन इंडेक्स का ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव में भी रह जाता है, तो 1.89% पॉजिटिव बंद हुआ है। सो दैट इज द बिग अचीवमेंट फॉर निफ्टी मिड कैप 100। और कई बार मैं बोलता हूं कि मिड कैप ऐसा इंडेक्स है, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखिए पिछले कुछ सालों में बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिया वो निफ्टी को भी और स्मॉल कैप को भी, क्योंकि ये खुद स्वीट स्पॉट पे है और बहुत सारे मतलब अच्छी कंपनियां जो स्मॉल कैप होती है वो मल्टी बैगर बनते बनते मिड कैप में पहुंचती है, और जो लार्ज कैप्स है वो टॉप 100 को ही लार्ज कैप बोलते हैं। तो वहां पे जो कंपनियां कई बार होती है कि दूसरे 100 कंपनियां आगे बढ़ गई, इसलिए कुछ कंपनियां मिड कैप बन जाती है। और इवन इस बार जो दिसंबर 2025 का जो रिकैटेगराइजेशन था एम्फी का, अगर उसमें देखें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की 5 कंपनियां मिड कैप में थी। सो मिड कैप बहुत जबरदस्त स्वीट स्पॉट में, और मुझे लॉन्ग रन में मिड कैप इंडेक्स हमेशा से बेस्ट लग रहा है और लगता था और आगे भी लग रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और कोई भी म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाना है तो ये एक स्वीटेड स्पॉट है और नो ब्रेनर एक इंडेक्स है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। फिर अगर सेक्टर वाइज देखें तो निफ्टी PSU बैंक्स आउट परफॉर्म किया, करीब 27% का रिटर्न वहां रहा। निफ्टी मेटल्स ने भी अच्छा खासा किया है, ऑटो ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, GST कट का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट था। कमोडिटीज ने भी परफॉर्म किया, हमने देखा गोल्ड सिल्वर ने गजब का धूम मचाया था लास्ट ईयर। अगर देखा जाए तो मतलब जनवरी 29 तारीख 30 तारीख तक तो सिल्वर और गोल्ड इनफैक्ट टॉप आउट कर गए, बट 4.25 लाख तो लास्ट ईयर गोल्ड सिल्वर का था। और पिछली बार हमने जब हमारा न्यू ईयर आउटलुक दिया था तो हमने गोल्ड सिल्वर के ऊपर फोकस किया था, और हमारा मल्टी एसेट फ्लेक्सी कैप PMS में भी हमने गोल्ड सिल्वर ले रखा था। बट दिस टाइम हम इस पे साइलेंट है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ओवरडन हो चुका है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी नहीं आएगी, और अब जो तेजी भी आएगी तो रिस्क के साथ आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है और हमारी टीम को भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स भी सेल कर रही है और इस बार रिस्क ऑफ ट्रेड चल रहा है और इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में भी गोल्ड में कोई बढ़त नहीं आ रही, क्योंकि पहले से बढ़ा हुआ है, और सिल्वर इनफैक्ट अब धीरे धीरे अंडर परफॉर्म करने लगा है। तो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो देखें तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड हो गया था, अब धीरे धीरे वापस अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बट एनीवेज
हेल्थ केयर एक अच्छा सेक्टर था, फार्मा वाज अ गुड सेक्टर, एनर्जी ने भी परफॉर्म किया, एनर्जी इनफैक्ट डेफिनेटली ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये सब ने परफॉर्म किया, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव में बंद हुआ है। बट ओवरऑल देखें तो रियल्टी है, आईटी है, आईटी वाज वन ऑफ द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, निफ्टी रियल्टी वाज वन ऑफ द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर, क्योंकि आईटी के साथ रियल्टी भी कनेक्टेड हो जाता है, क्योंकि अगर आईटी कंपनीज का बिजनेस कम होता तो रियल्टी सेक्टर पे भी इनफैक्ट ऑफिस स्पेस की डिमांड को लेकर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है। और फिर मीडिया जो कि काफी सालों से अंडर परफॉर्मर है, एफएमसीजी ने अंडर परफॉर्म किया, सीमेंट ने, जहां पे मैं गलत पड़ा हूं, मुझे सीमेंट एज अ सेक्टर हमेशा बहुत बढ़िया लगता है, बट सीमेंट ने भी वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। केमिकल्स पिछले 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। प्राइवेट बैंक्स, हमने देखा किस तरीके से एचडीएफसी बैंक में जो नेगेटिव न्यूज आई है और उसकी वजह से करेक्ट हुआ है, तो बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी कोई विशेष तेजी नहीं है, वो भी अच्छा खासा -5% है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी। सो ये पूरे साल में सेक्टोरल हमने देख लिया कौन सा परफॉर्म किए, कौन से नहीं किए। अब एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहा है पिछले साल की मध्य में, वो रहा है एफआईआईज का आउटफ्लोज भी। इनफैक्ट बहुत ही सरप्राइजिंगली मार्च का महीना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटफ्लो देखा है। पूरे साल में 1.77 ट्रिलियन का सेल्स इन्होंने किया है पूरा, मतलब अगर आउटफ्लोज देखिए, एफआईआईज ने जो माल बेचा कैश मार्केट में वो करीब 1.77 ट्रिलियन। और हम कई बार जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट को चेक करते हैं, जहां पे 4 पार्टिसिपेंट्स की कैटेगरी होती है, 1 इज एफआईआई, 1 इज डीआईआई एंड 1 इज द थर्ड वन इज रिटेल इन्वेस्टर एंड द फोर्थ वन इज प्रॉप। तो प्रॉप मतलब जो ब्रोकर्स के यहाँ पे प्रॉप डेस्क रहता है। तो ये 4 में देखते हैं कि जो एफआईआईज की पोजीशन होती है वो पूरे मार्केट को रूल करती है। और एफआईआईज की पोजीशन इस बार हम देख रहे हैं, रोज हम रेगुलरली ट्रैक करते हैं, मैं ट्विटर पे भी डालता हूं पार्टिसिपेंट वाइज पोजीशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपको रुझान और अच्छे से जानने के लिए। एफआईआई डेटा का मैं बाकी डेटा तो देता ही था, मैं कई 5-6 सालों से दे रहा हूं, बट ये डेटा और इंटरेस्टिंग है। दोनों डेटा को आप साथ में देखेंगे तो और ज्यादा इंसाइट्स मिलेगी मार्केट्स में। तो मुझे ऐसा लगा कि एफआईआईज कंटिन्यूअसली, मतलब आप देखिए अपनी जो बेरिश स्टैंस है उसी पे रहती है, थोड़ा बहुत बीच में कभी तेजी में आ जाए तो आ जाए, बट ओवरऑल बेरिश स्टैंस में रही है। और हमने देखा रीजन भी है, देखिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फिर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, और आरबीआई भी जिस तरीके से करेंसी, मतलब इस बार 3C ने बहुत परेशान किया इंडियन इकोनॉमी को। 3C का मतलब हो गया करेंसी, क्रूड एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये तीनों ने बहुत परेशान किया है मार्केट्स को। और कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट, मैं ये बोलूँ कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं, कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट, जो कि लग रहा था कि बहुत जल्दी खत्म होगा। ये सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि मार्केट्स खराब जरूर हुए हैं, बट इसका यह मतलब नहीं कि FY 27 खराब रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन लेवल्स बहुत अच्छे रहे हैं। पूरे करेक्शन के बाद हमने देखा वैल्यूएशन लेवल्स, अगर FY 27 के अर्निंग्स से अगर हम देखें तो 18 साढ़े 18 के पी मल्टीपल पे आ चुका है। यानी कि हिस्टोरिकल एवरेज, अगर 15 साल का जो हिस्टोरिकल एवरेज है 19-20 का जो रहता है, उसके सामने 5% डिस्काउंट पे है। सो विच इज अ गुड माउथ वाटरिंग लेवल। और मैं इनफैक्ट आज भी जी बिजनेस पे कुछ पिक्स दिया था, न्यू फाइनेंशियल ईयर पिक्स। मैंने रामनवमी पे भी 3 पिक्स दिए थे। तो माउथ वाटरिंग लेवल्स पे कई मिड कैप स्मॉल कैप्स है जो कि अब सब 20 पी मल्टीपल्स पे आ गए हैं। मतलब आपको 15, 14, 12 के पी मल्टीपल पे कुछ साल पहले, मतलब FY अगर आप सितंबर 2024 में देखें तो 40-30 का पी मल्टीपल एक रेगुलर फेनोमेनन हो गया था, और 15, 20, 10 के पी मल्टीपल्स वाले स्टॉक ही नहीं मिल रहे थे। और अब सब स्टॉक ऊपर के लेवल से, कई स्टॉक्स मतलब 70%, 60%, एवरेज में 30-30, 40-40% हर स्टॉक करेक्ट होके बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गए हैं। तो निफ्टी भी वैसा ही कुछ अट्रैक्टिव लेवल पे आया। और अब मैं अगर एक चीज देखूं तो जीडीपी टू मार्केट कैप रेशियो, अगर हम देखते हैं वॉरेन बफेट जो कि इन्वेस्टमेंट गुरु है, वो हमेशा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो की बात करते हैं, और वैसे ही हम भी इस रेशियो को बहुत देखते हैं। और एक जगह पे हम भी गलत पड़े थे कि हम लोग जब 140 का भी जब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो था, जो कि हर बार 140-45 के रेशियो से इंडियन मार्केट्स घूमता है, उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब बोल लीजिए आप रिलक्टेंट या वो हो गए, नजरअंदाज करने लग गए थे कि नहीं ये तो ठीक है, जब यूएस का मार्केट 170 है तो अपन तो 140 ठीक है। बट वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है और आज आप देखिए 105-110 पे आ गया है। सो अगेन विच इज अ वेरी गुड लेवल, मतलब ये लेवल भी अट्रैक्टिव है। अगर 100 के आसपास रहता है तो दैट इज अ गुड लेवल, एंड 120-25 के लगभग जनरली एक्सेप्टेड रहता है मार्केट्स में।
सो प्राइमरीली मुझे लगता है कि एक अच्छे लेवल पे मार्केट है, भले ही वो पी मल्टीपल वाइज, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो वाइज और प्लस स्टॉक्स के भी जो इंडिविजुअल स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग है इतने करेक्ट हो चुके हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी बहुत बढ़िया है। अब कुछ अपॉर्चुनिटीज और रिस्क जो मार्केट में है, अगर मैक्रो फ्रंट पे देखें तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड रहनी है, जीएसटी और फिर 3 कट जो इकोनॉमी में लगे, इनकम टैक्स कट, जीएसटी कट और फिर टैरिफ का जो कट था, इन सब का बहुत बड़ा बेनिफिट और प्लस जो रेट कट्स भी बहुत सारे इनफैक्ट मॉनेटरी पॉलिसीज में दिए गए, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए। जस्ट दैट की जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ये वॉर की वजह से इंडियन मार्केट्स की जो अच्छाइयां थी वो उतनी दिखी नहीं, बट एट द सेम टाइम टैरिफ के फ्रंट में जब भी ट्रंप काफी एग्रेसिव रहे तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी काफी एग्रेसिव रही है पॉलिसी फ्रंट पे और काफी एग्रेसिवली उन्होंने कई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, जिससे अभी भले ही बेनिफिट नहीं मिला हो, बट ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। अब इसके सामने अगर मैक्रो रिस्क देखें तो देखिए रूपी का डेप्रिसिएशन इज अ बिग रिस्क, अच्छा खासा करेक्ट हो चुका। एक इन्फ्लेशन जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बोलेंगे, जो अच्छा खासा इन्फ्लेशन कंट्रोल में था और अब वो ज्यादा होता हुआ दिखेगा हमें, क्योंकि सारे जो कमोडिटी प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस, फीड स्टॉक प्राइसेस वो सब बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक्स की प्राइस, फिर जो क्रूड ऑयल की प्राइस है, वो सारा इंपैक्ट इनफैक्ट दिखेगा इन्फ्लेशन में भी। पॉलिसी वाइज सरकार ने काफी 11-12 लाख करोड़ का गवर्नमेंट कैपेक्स की बात की है, पीएलआई एक्सपेंशन की बात की है। इस बजट में काफी सारा अच्छी अनाउंसमेंट्स भी हुई है इंडस्ट्री को लेकर और मैन्युफैक्चरिंग साइड में काफी फोकस्ड है, डिफेंस सेक्टर को लेकर काफी अनाउंसमेंट्स किए। ट्रेड डील्स में जो ईयू के साथ हुआ, यूके के साथ हुआ, उसके बाद जब यूएस के साथ हो रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिव है। बट एट द सेम टाइम देखिए सब्सिडी बिल, फिस्कल स्लिपेज है, सब्सिडी बिल एक्सपैंड हो रहा है और आरबीआई का मतलब रेट हाइक का रिस्क है। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में रेट हाइक हो जाए। Q1 जो FY27 का जो पहला, अब हम लोग ऑलरेडी Q1 FY27 में आ गए हैं और जो पहली क्रेडिट पॉलिसी आएगी उसमें कुछ ऐसा अंदेशा लग रहा है कि मार्केट में कुछ ऐसी कैलकुलेशन चल रही है कि कुछ ना कुछ रेट्स को लेकर अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। बट एनीवेज ग्लोबली देखें तो यूएस टैरिफ की रिलीफ मिली, जो कि आईपा, जो कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक एक्ट है, जो कि उसने यूएस टैरिफ के फ्रंट पे हमें रिलीफ दिलवाई एक तरीके से। चाइना का स्लो डाउन भी थोड़ा सा हमारे लिए पॉजिटिव है, बट बाकी ग्लोबली हमने देखा कि कैसे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो डिसरप्शन है, ग्लोबल रिसेशन की रिस्क भी सामने दिख रही है। फिर मार्केट्स में वैल्यूएशन का करेक्शन है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, और एसआईपी का जो इन्फ्लोज है वो बहुत जबरदस्त है, 3.3 ट्रिलियन रुपीज, यानी कि 3.25 लाख करोड़ एनुअलाइज्ड आ रहा, और ये और बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है मार्केट्स में आजकल अब इन्वेस्टर्स समझदार हो गए और बहुत सारे माध्यम, भले वो यूट्यूब हो, टीवी हो, जी बिजनेस हो और भी दूसरे चैनल्स है, और हम लोग सारे लोग जो आजकल म्यूचुअल फंड्स के लिए और एसआईपी के लिए बोलते हैं और जो बंद नहीं करने के लिए बोलते हैं, उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। आजकल क्लाइंट्स पहले की तरह बंद नहीं करते, क्योंकि हम लोग भी म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तो हमें आइडिया लगता है, और पीएमएस भी हम रन कर रहे हैं, तो वहां पे भी लोग अब अपने इनफैक्ट टॉप अप कर रहे हैं और नए अकाउंट्स आने लगे। डर के भाग नहीं रहे लोग, जो समझदार है वो जानते हैं कि यहाँ से 5-7% करेक्ट हो सकता है मार्केट, बट ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। और मैं इनफैक्ट आईटी इंडेक्स को देख रहा था, तो जो कोरोना के टाइम पे निफ्टी 100 मेमा पे सपोर्ट लिया था, वैसे इस बार भी आईटी इंडेक्स 100 मेमा पे सपोर्ट लिया, जो कि 28,000 समथिंग था, और अभी वहां से बाउंस बैक भी किया। पिछले अगर हफ्ते से हम देखें तो धीरे धीरे जो आई थिंक 21-22 तारीख से लेकर अब तक में आईटी इंडेक्स फिर भी थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाया, क्योंकि पहले से ही बहुत करेक्ट हो चुका था। फिर एफआईआईज का आउटफ्लोज है, फिर अर्निंग्स में भी हो सकता है कि इस बार डाउनग्रेड आए, क्योंकि इस क्वार्टर में इंपैक्ट का पता चलेगा और आउटफ्लोज को रोकना होगा। कैसे रोकेंगे, कुछ गवर्नमेंट हो सकता है कि इनिशिएटिव्स भी लाए, ऐसा नहीं है कि नहीं लाएंगे इनिशिएटिव्स, सो लेट्स सी। बट ओवरऑल सेक्टर्स जो हमें अच्छे लगते हैं, तो कैटेगरी वाइज मैं सारी कर रहा था, मैंने मैक्रो की बात की, पॉलिसी की बात की, ग्लोबल की बात की, फिर मैंने मार्केट्स की बात की है, अब मैं सेक्टर्स की बात कर रहा हूं। तो सेक्टर्स में हमें रिन्यूएबल्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस और एनर्जी जो क्राइसिस अभी देखी है अभी इंडियन इकोनॉमी ने, तो गवर्नमेंट इस बार शांत नहीं रहेगी और काफी एक्शन लेगी इस फ्रंट पे। और मुझे लगता है कि रिन्यूएबल्स को लेकर या ऑल्टरनेटिव एनर्जी को लेकर, ग्रीन एनर्जी और इन सब पे बहुत फोकस रहेंगी। डिफेंस, फार्मा, प्राइवेट बैंक्स, ये सेक्टर्स हमें बढ़िया लगते हैं। और बाकी मैं डिटेल्ड और थोड़ा सा सेक्टर के ऊपर जब आऊंगा तो और बात करूंगा।
बाकी मुझे ओएमसीज इंपैक्टेड है काफ़ी, बीपीसीएल काफ़ी इंपैक्टेड है, बट अगेन वहाँ पे भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, ऐसा नहीं कि इंपैक्टेड है तो कोई बहुत ज़्यादा खराब हो गई चीज़। एयरलाइंस, मार्जिन सेंसिटिव जो सेक्टर्स है, एफएमसीजी पे वो नहीं रहा पॉजिटिव, इनफैक्ट नेगेटिव रहा कुछ, तो वहाँ पे वैल्यूएशंस की कंफर्ट अभी भी मुझे नहीं आती है। और पेट्रोकेम, सो ओवरऑल देखिए इंडिया जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है और हम अब FY27 में जा रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है, बट सर्टनली जीडीपी पे भी इम्पैक्ट आएगा, देखते हैं। इन्फ्लेशन का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट दैट डज नॉट मीन, आई माइट साउंड नेगेटिव, बट एट द सेम टाइम आई विल से दैट कि वी आर वेरी पॉजिटिव एट ट्रेडस्विफ्ट इन द सेंस दैट कि कोई भी बॉटम को पकड़ नहीं सकता और कोई भी टॉप पे एग्जिट नहीं ले सकता है, तो हमें स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे अब बाइंग करनी चाहिए। और आज का भी दिन देखिए थोड़ा सा एक साइन आया कि ये लोग वॉर पे कुछ ईरान से और अमेरिका से कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और कैसे मार्केट 400-500 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है, सो लेट्स सी। बट एनीवे देखिए वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एनर्जी रिस्क इंडिया के लिए बहुत बड़ी है, और इंपोर्ट बिल का देखिए 85% क्रूड ऑयल नीड्स ही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट इंडिया पे अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट जो इंडिया के ऊपर पड़ रहा है वो है, देखिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, और इससे मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट पे फर्क पड़ेगा। फिर करीब 1% ऑफ द जीडीपी आज है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ के आए, तो सिवियरिटी हाई है इस चीज़ की। फर्टिलाइजर का सब्सिडी बिल बढ़ सकता है, ये एक प्रॉब्लम है। LNG और गैस राशनिंग करनी पड़ेगी, ये एक प्रॉब्लम है। सो ओवरऑल रेमिटेंसेस जो गल्फ को जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में देखते हैं कि काफ़ी एक मतलब प्रॉब्लम है, और काफ़ी सारे जो गैस की जो यूसेज है इंडस्ट्रियल गैस इंसेंटिव सेक्टर्स में काफ़ी कर्टेलमेंट एक आ सकती है, फिर स्लो डाउन रिस्क है। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि इट्स नॉट दैट सिंपल कि बहुत ईजिली हम इस प्रॉब्लम से निकल के आ जाएंगे। आज अगर ख़त्म भी होता है और कल 2, 4, 5 दिन 7 दिन में ख़त्म भी होता है, तो इसका इम्पैक्ट इतनी जल्दी ये नहीं होगा कि सब कुछ नेगेटिव होकर पॉजिटिव हो जाए। बट एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट्स हमेशा आगे की चीज़ को पहले ही डिस्काउंट करता है, वो एक पॉजिटिविटी हमेशा रहती है। हमने देखा कोरोना के टाइम पे भी जब सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही थी तब मार्केट्स चल रहा था, तो एक अलग स्टॉक मार्केट के डायनामिक्स होते हैं। बट लेट्स सी, बट हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, और कुछ सेक्टोरल विनर्स इसमें भी निकल के आएंगे। और पर्टिकुलरली जो ऑयल एंड गैस जो अपस्ट्रीम कंपनीज है, जैसे कि हमने ऑयल इंडिया और ONGC मैंने टीवी पे भी बहुत बार बोला, तो एलिवेटेड जो क्रूड ऑयल प्राइसेस होती है इनसे इनके मार्जिन्स बढ़ते हैं, तो इनको फायदा मिलता है, हायर रियलाइजेशन होती है। रिन्यूएबल एनर्जी, इसको भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आप देखिए लोग बाग वाकई में जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा सरकार भी फोकस करेगी, और लोग भी EVs और इन सब पे वापस से अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोलर एनर्जी वाली कंपनीज, रिन्यूएबल एनर्जीज वाली कंपनी, विंड पावर वाली कंपनियां, ये सब अच्छा करेगी। अच्छा खासा एक आने वाले दिनों में ये सेक्टर कर सकता है। फिर डिफेंस, अब जिस तरीके से देखिए यूएस ने पास्ट में ये कमिटमेंट दिया था कि मिडिल ईस्ट में जितनी भी ये कंट्रीज है ये इन सबको एक सिक्योरिटी देंगी, और वो लोग पेट्रो डॉलर अडॉप्ट करके रखें और क्रूड ऑयल इनको दें, ये सारी चीज़ें थी। बट आज जब ईरान और यूएस की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इजराइल, ईरान और यूएस की, उसमें ये चीज़ सामने आती है कि इट्स नॉट दैट इजी फॉर इवन यूएस, वो उस तरीके से उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाए, और ईरान ने एक्चुअली में मिडिल ईस्ट को पूरा डिसरप्ट किया, सारे नेबरिंग कंट्रीज को काफ़ी हद तक डिसरप्ट करने की कोशिश की है। तो इस चीज़ से ये क्लियर है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस इतनी इजीली ख़त्म नहीं होंगे। और एक और चीज़, जो यूएस की बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी की हम लोग जो देखते थे, और अब जो दूसरी कंट्रीज है वो भी अब सब लोग अपने अपने डिफेंस पे फोकस करेंगे, सब लोग अपना जो आर्सेनल है उसको ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर कैन रियली डू वेल, और हमारे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जो बहुत अच्छा कर रही हैं, और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो एक्सेलरेट करेगी इंडिजनाइजेशन को और डिफेंस स्पेंडिंग को ग्लोबली। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल डिफेंस सेक्टर वाले स्टॉक्स, जैसे कि आज GRSE अगर हम देखें तो आज मार्केट्स में थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ, और ये 20% बायर सर्किट की तरफ चला गया। कोल माइनिंग, इनफैक्ट कोल वाली कंपनीज, क्योंकि एक एनर्जी का एक सेगमेंट है, और एलिवेटेड एनर्जी प्राइसेस जो है सर्टेनली कोल को कॉम्पिटिटिव बना देता है, और सरकार इसके ऊपर भी पूरी फोकस रहेगी, कोल गैसिफिकेशन के ऊपर भी काम करेगी। तो बेसिकली ये सेक्टर्स है जिनको फायदा होगा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। बट ये सारी बातें हो गई अभी के लिए,
नेगेटिव सेक्टर्स की भी हमने बातें की, पॉजिटिव सेक्टर्स की भी बातें की, बट आगे हमें क्या देखना, सेक्टर्स टू लुक फॉर इन FY27। तो हम इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आए और अलग अलग हमने सेक्टर्स को ढूंढा और उनमें से कुछ आइडियाज़ भी ढूंढी है। तो हम कुछ स्टॉक आइडियाज़ भी देंगे लास्ट में, और अभी सेक्टर्स के बारे में हम कुछ बताएंगे आपको, हम कौन से सेक्टर्स देख रहे हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हमें ये सेक्टर बढ़िया लगता है। इसमें भी देखिए क्यों बढ़िया लगता है ये बता दूं कि कुछ तो ठीक है, अभी एक बार थोड़ा बहुत माहौल ज़रूर से डिफ़िकल्ट है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा नहीं किए, बट हम दूसरे बैंक्स को देखते हैं, ICICI बैंक देख लीजिए और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, बहुत बढ़िया लग रही है। HDFC बैंक में करेक्शन काफ़ी बड़ा आ चुका है, हो सकता है कि यहाँ से और 5-10% करेक्ट हो जाए, बट दैट डज नॉट मीन दैट कि HDFC बैंक की जो पेडिग्री है और जो ग्लोरी है इट विल लूज दैट। समहाउ क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी कंपनी है, और जो भी होता है कई बार बहुत बुरे के बाद बहुत अच्छाई सामने आती है। सो मे बी कि इट कैन बॉटम आउट फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। तो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहे थे पहले पूरी बैंक निफ्टी, बट बाद में इनफैक्ट बैंक निफ्टी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, और करेक्शन के बाद हमें लग रहा है कि पी मल्टीपल वाइज या प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, उन सब पे बहुत सारी कंपनियां बढ़िया लग रही है। और GST के जो चेंजेस है, इनकम टैक्स का जो रिलीफ है, इनसे बैंकिंग बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इंश्योरेंस भी एक सेक्टर है, तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कैन बी, इनफैक्ट जिस तरीके से GST हटा है और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी भी इंडिया में उस लेवल का नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज में है, तो इंश्योरेंस सेक्टर भी बढ़िया करेगा। तो ओवरऑल BFSI पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर एक ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है तो BFSI विल सर्टेनली डू वेल। कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बुलिश रहा हूँ, इनफैक्ट BSE और MCX ये दोनों हम लोग हमारे क्लाइंट्स को बहुत एग्रेसिवली रेकमेंड किए हुए हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। इनफैक्ट BSE तो मैं 2020 के रामनवमी की जो नवमी पिक्स दिए थे वहाँ पे दिया था, और उस टाइम पे 1000 करोड़ की मार्केट कैप पे दिया था, और आज बहुत बड़ा मार्केट कैप हो गया है। मतलब 2018-19 से ही कर रहे हैं इनफैक्ट रेकमेंड। CDSL है जैसे इस सेक्टर से, कैम्स है, के फिनटेक है, बहुत सारे। तो AMCs भी इसमें आती है, तो नाम है मतलब निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, फिर आप दूसरा HDFC AMC है, ICICI प्रू AMC है, बहुत सारी कंपनीज इसमें भी आती है। बट AMCs में भी कुछ चीज़ें समझनी होगी कि AMCs में वैसे तो स्ट्रक्चरल स्टोरी बहुत बढ़िया है, बट कुछ बम्प्स बीच में आएंगे, और ये क्या है, इसमें एक रीज़न ये आ रहा है कि सरकार यानी कि सेबी रेगुलेटर वैसे ही बहुत ज़्यादा रिटेल के लिए सोचती है, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट आवर रेगुलेटर्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है इसके ऊपर बहुत कड़ी इनफैक्ट रेगुलेशंस लगाई है, तो इससे इन कंपनियों को एक बार इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट आने वाले सालों में जिस तरीके से SIP का इन्फ्लो आ रहा है, एक SIF बोल के नया प्रोडक्ट आया है, और भी इनफैक्ट पेनिट्रेशन और भी बढ़ता रहेगा, लोग बाग सेविंग्स अब इन्वेस्टमेंट्स के मोड में आ गए। इंडिया में भी हमने देखा कि अब इनफैक्ट आदमी इन्वेस्टमेंट मोड पे आ चुका है, तो धीरे धीरे SIP सही तो है ही है, अब SIP और सही लोगों को लगने लगा है। तो इस पर्टिकुलर हैबिट का और चेंज इन जो कल्ट है, इसका बहुत बड़ा फायदा इस पर्टिकुलर AMC सेगमेंट को मिलता है। और एक्सचेंजेस में हमने देखा कि NSE का भी IPO आने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रही है। FY27 में ही बात चल रही है। सो ओवरऑल कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम विल ऑलवेज बी वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स, क्योंकि मैं इस सेगमेंट से बिलोंग करता हूं, तो मुझे इसलिए और ज़्यादा समझ में आती है इसकी कंपनियां। कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये कंपनियां बहुत बढ़िया लगती है। यहाँ पे हम और भी कुछ एग्जांपल्स देंगे सेक्टर्स की जब बात करेंगे, स्टॉक्स की जब बात करेंगे। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रा पे ऑलरेडी काफ़ी है, और आगे भी मुझे लगता है कि स्पेंडिंग कंटिन्यूस रहेगी, और इसकी वजह से ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मुझे इस सेक्टर में अच्छे नहीं लगते हैं। आज इनफैक्ट मैंने जी बिजनेस में भी L&T दिया था एक पिक, जो कि इंफ्रा, EPC और इवन अगर प्रॉक्सी टू इंडियन इकोनॉमी है तो एक L&T है, तो ये इस सेक्टर में आती है। और इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में इनके काफ़ी काम चलते हैं, वो थोड़े डिसरप्टेड हुए तो स्टॉक करेक्टेड भी है, तो इसलिए एक लेवल है कि जहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इसमें। डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, AI, ये थीम बहुत ज़बरदस्त चल रही है, और सरकार ने यहाँ पे PLI स्कीम्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी सारे सेमीकंडक्टर्स और डेटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मुझे ये बहुत बढ़िया लगता है। और अभी इंडिया ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बट आगे आने वाले दिनों में सरकार इस चीज़ को ठीक कर रही है, और
बहुत बढ़ावा दे रही है इस इंडस्ट्री को, तो यहाँ पे भी हमें देखेंगे कि काफ़ी सारी कंपनियां आएंगी सामने। डिफेंस के बारे में हमने बात की, तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सरकार ऑलरेडी काफ़ी बजट्स एलोकेट कर रखी है, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जिस तरीके से इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो डिफेंस की स्पेंडिंग इंडिया भी करेगी, और मेक इन इंडिया और इंडिया के जो कंपनीज है डिफेंस की, बहुत बड़ी बड़ी PSU कंपनीज है जो कि काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी आगे आने वाले सालों में करेगी। पावर एंड रिन्यूएबल्स, जो मैंने पावर सेक्टर में बहुत पावर है, इनफैक्ट कुछ कंपनियां बहुत अच्छी लगती है, और इनफैक्ट जो मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि रिन्यूएबल्स के ऊपर सरकार बहुत फोकस करेगी। ऑयल एंड गैस की जो क्राइसिस है, एनर्जी की जो क्राइसिस है, तो उससे भी इसको बहुत फायदा मिलने वाला, और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत बढ़ रही है, 8% 9% की कैगड़ से बढ़ रही है, और इंडिया का जो 500 गीगावाट का एक पुश है जो कि नॉन फॉसिल एनर्जी से 2030 तक और रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाना है, तो उससे इस सेक्टर को बहुत सारे आगे भी इंसेंटिवाइज करेगी सरकार, तो यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। फिर फार्मा एंड हेल्थ केयर, ये सेक्टर मुझे बढ़िया लगता है और इस बार आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, और कुछ नए नए चेंजेस आए हैं इस सेक्टर में, और हालांकि मुझे लगता है कि कुछ जो ग्रोथ आ रही है जेनरिक ड्रग से, जो डोमेस्टिक डिमांड में ग्रोथ आ रही है, 10% की ग्रोथ इंडिया में भी है, एक्सपोर्ट से भी ये लोग कमाते हैं, CDMO वाली कुछ कंपनियां अच्छा कर रही है। फिर ये आजकल जो कुछ मेडिसिन आ रही है जो इनफैक्ट वेट लॉस वाली, उसका भी एक काफ़ी तहलका और हलचल मची हुई है। सो लेट्स सी, फार्मा एंड हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़नी है, जो मैं हो थीम पे रहता हूँ, हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड हेल्थ जो होम इम्प्रूवमेंट है, तो उनमें से हेल्थ केयर पिछले साल भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट थीम्स में था, और इस बार भी मुझे बढ़िया लग रहा है। तो डायग्नोस्टिक्स भी इसी में आ जाते हैं, फार्मा कंपनीज भी आ जाती है, हॉस्पिटल्स भी आ जाती है। अब ऑयल एंड गैस, बिल्कुल जो हमने अभी शुरुआत में कहा, ONGC जैसी कंपनियां या ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां, तो ये सारे ऑयल एंड गैस वाली कंपनियां अच्छा करेगी, और ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल की प्राइस यहीं पे ही नीचे आ जाएगी, आगे भी कुछ महीनों तक मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्ट्रेंथेंड ही रहेंगे। ये जरूर है कि 100 के ऊपर नहीं रहे, बट ऐसा भी नहीं है कि 70-80 के नीचे जल्दी से आ जाए। तो ओवरऑल इन कंपनियों को, अपस्ट्रीम कंपनीज को फायदा मिलेगा, और OMC कंपनीज को हो सकता है कि थोड़ा एक बार ब्रंट बेयर करना पड़े, बट ओवरऑल ये सारी चीजें थी। और मुझे ऐसा लगता है कि सेक्टर्स की हमने बात की, इंडियन इकोनॉमी की बात की, कैपिटल मार्केट्स की बात की, लास्ट ईयर की हमने बात कर ली, आगे का साल कैसा लगता है, ये सारी चीजें ठीक है। लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में रहता है, बट उससे ज्यादा इंटरेस्ट स्टॉक पिक्स में रहता है, जो कि हमारे बहुत पॉपुलरली लोगों की डिमांड आती है। और आज भी मैं पब्लिक डिमांड पे मुझे जी बिजनेस पे आना पड़ा, एंड मैंने कुछ स्टॉक पिक्स दी थी जो कि FY 27 के लिए हमें अच्छी लगती है, तो वो स्टॉक पिक्स मैं आप लोगों के सामने अब ला रहा हूं। स्टॉक पिक्स की बात आ रही थी, और मैंने सारे सेक्टर्स के बारे में बात की, और लास्ट ईयर के आउटलुक के बारे, लास्ट ईयर के स्टेटस के बारे में बात की, इस साल के करंट ईयर में क्या आउटलुक लगता है, वो सारी बातें की। बट सबके ऊपर हमेशा ये देखा कि स्टॉक पिक्स बिल्कुल देना जरूरी होता है, क्योंकि इससे आप रिलेट कर पाते हो और इससे एक्शन ले पाते हो। और बिल्कुल स्टॉक्स लाएंगे हम, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, रिसर्च टीम ने, और करीब हम 10 स्टॉक्स आपके लिए लेके आए हैं, जिनमें से पहला स्टॉक मैंने आज जी बिजनेस पे भी दिया है, और वो लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड, जो कि LT लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, और LT का मतलब शॉर्ट फॉर्म भी लार्सन एंड ट्यूब्रो का LT होता है। बिल्कुल एक बेहतरीन स्टॉक, काफी करेक्टेड है, और इंफ्रा का स्टॉक है, डिफेंस में भी है, डेटा सेंटर प्ले भी है, और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का प्रॉक्सी प्ले। और मैंने काफी कुछ LNT के बारे में बोल चुका हूं, वीडियो में आप लोग देखिएगा, जो लोग शायद हो सकता है कि कई लोग खाली पिक्स से ही वीडियो को स्टार्ट देखे, और बीच में जो मैंने बोला, बट पूरा वीडियो प्लीज देखिएगा, और अंत तक देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सब आउटलुक्स और स्टॉक्स वाले वीडियोस को बनाने में, काफी रिसर्च करनी पड़ती है। बट एनीवेज, और आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। बट एनीवेज, लार्सन एंड ट्यूब्रो को मैं 4190 4250 के टारगेट के लिए रेकमेंड कर रहे हैं हमारी टीम। दूसरा स्टॉक है सीमेंस। इनफैक्ट जैसा कि मैंने कहा, पावर एंसिलरी, पावर सेक्टर में काफी दम लगता है, और सीमेंस भी एक गजब की कंपनी है। इनफैक्ट काफी कंसोलिडेटेड स्टॉक है, ऊपर के लेवल से भी करेक्ट है, और हमने देखा किस तरीके से एक कंपनी एक सालों से काम कर रही है, और एक अच्छी खासी मल्टीनेशनल है,
और सॉल्यूशंस देती है। देखिए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स के लिए, और पावर जनरेशन के लिए, फॉसिल फ्यूल से ऑयल एंड गैस एप्लीकेशंस में। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर वाली कंपनी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिजिटल इंडस्ट्रीज के लिए, मोबिलिटी के लिए, लो वोल्टेज मोटर्स बनाने वाली, और एनर्जी सेक्टर के लिए इनफैक्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन लगती है हमें। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी, एक जीरो डेट, सर्टेनली जीरो डेट ही होती है कंपनियां, अच्छे रिटर्न नंबर्स वाली कंपनी। और मुझे लगता है कि करेक्ट भी अच्छा खासा हो चुका, तो इन लेवल्स पे स्टॉक बढ़िया लगता है, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो 3530 3750 मतलब 3530 3750 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए आप सीमेंस भी ले सकते हैं। तीसरा स्टॉक है वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड। अगेन एक फैंटास्टिक कंपनी जिसको हमने हमारे पीएमएस में भी लिया हुआ था, और मैंने जैन साहब के जेम्स में भी और काफी बार स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत बढ़िया लगती है। एक 21,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, और एक अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। और सबसे बढ़िया बात है, ग्रुप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया पिछले कुछ 4-5 सालों में, तो सारे ही ग्रुप की कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है, वेल्सपन ग्रुप की कंपनियां। और कंपनी देखिए वर्ल्ड क्लास कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लार्ज डायमीटर पाइप्स ग्लोबली। इनफैक्ट कंपनी स्टील बिलेट्स, टीएमटी और रीबार्स और डक्टाइल आयरन पाइप्स, स्टील स्टेनलेस स्टील पाइप्स, ये सब बनाती है। और इनफैक्ट ग्लोबली देखा जाए तो जो 100 पाइप्स और ईआरडब्ल्यू पाइप्स में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है। और मैं इनका कॉन कॉल नोट्स पढ़ रहा था, तो उसमें देखिए कंपनी बहुत ज्यादा बुलिश मोड में है आगे आने वाले सालों के लिए, क्योंकि गैस पाइपलाइंस, इनफैक्ट ऑयल एंड गैस में देखिए काफी डिमांड आएगी ऐसा लगता है, और उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी वेल्सपन कॉर्प भी रहता है। तो गैस पाइपलाइंस के लिए इनके प्रोडक्ट्स काम आते हैं। फिर दूसरी तरफ आपके डेटा सेंटर्स के लिए गैस यूज होता है, तो उसके लिए काम आएंगे। और तीसरी तरफ कार्बन कैप्चर और हाइड्रोजन पाइपलाइंस के लिए। तो ये सारी चीजें आगे की डिमांड के लिए, और ओवरऑल अभी भी बहुत अच्छा काम कर ही रही है, क्योंकि इसीलिए रिटर्न नंबर्स भी देखिए बहुत ही फैंटास्टिक। 21% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगड़ 40% की रही है, सेल्स की कैगड़ 30% के लगभग रही है। और इनफैक्ट क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इनफैक्ट आप देखिए 434 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पिछले दिसंबर 2024 में, उसके सामने 616 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो टॉप लाइन भी बढ़ के आ रही है, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे है कंपनी, और हाईएस्ट एवर आप बॉटम लाइन पे भी है इनफैक्ट कंपनी। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एफआईआईज, डीआईज भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। डीआईआईज में अगर हम देखें तो करीब 31-32% के लगभग इन्वेस्टेड, मतलब एफआईआईज, डीआईज इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो वेल्सपन कॉर्प एक बेहतरीन कंपनी। अगेन इंजीनियर्स इंडिया एक बहुत ही अच्छी कंपनी, इसको भी मैंने आज जी बिजनेस पे रेकमेंड किया था, और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी है, अच्छे डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है। और हमने देखा ये मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी के अंडर में आती है, और कंपनी कंसल्टेंसी इन इंजीनियरिंग सर्विसेज और टर्नकी प्रोजेक्ट्स मुहैया करवाती है। और इनफैक्ट अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, जिसमें से ऑयल एंड गैस एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स के लिए, फिर माइनिंग एंड मेटलर्जी के लिए, इंफ्रा, वाटर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के लिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार जैसी और अपना फोकस बढ़ाएगी और इनिशिएटिव्स लेगी, तो इस कंपनी को भी फायदा मिलेगा। और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन, 14 के पी मल्टीपल पे 25% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाली कंपनी, 23% की रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनी, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 61% की रही है, विच इज ह्यूज। और उससे भी बढ़िया बात है, 255 के भाव से 200 रुपए के भाव पे कंपनी मिल रही है। एक पीएसयू कंपनी इतने सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, सो विच इज अगेन वेरी गुड। और क्वार्टरली रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा है, क्योंकि मार्जिन बहुत बढ़ के आए थे, और 765 करोड़ के टॉप लाइन से 1210 करोड़ का टॉप लाइन, और साथ साथ ये भी कि अच्छी खासी ऑर्डर बुक आगे के लिए भी है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लें, और 230-250 के टारगेट्स के लिए। होटल थीम मुझे काफी अच्छी लगी। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे होटल स्टॉक्स दिए, काफी चले भी, बट साथ साथ करेक्शन भी काफी आ चुका है, और जब करेक्शन आ जाता है तो काफी अट्रैक्टिव भी हो जाते हैं। और लेमन ट्री होटल्स देखिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट मिड प्राइस्ड और थर्ड लार्जेस्ट
इनफैक्ट ओवरऑल होटल चेन है इंडिया के अंदर, विच इज अगेन अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि ये कंपनी का एक्सपेंशन मोड भी बहुत जबरदस्त है। ऑलमोस्ट हर टियर 2 टियर 3 सिटीज और हर डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का ये दमखम रखती है कंपनी। और दूसरी बात ये है कि अलग अलग इनके पोर्टफोलियो में कैटेगरीज की होटल्स है, जैसे कि ओरिका है तो वो एकदम अप मार्केट है, फिर लेमन ट्री प्रीमियर, लेमन ट्री होटल्स, रेड फॉक्स, तो बहुत सारी कीज और बहुत सारे रूम्स ऑलरेडी बना चुकी है और अच्छे ARR पे। इनफैक्ट मतलब आप ग्रॉस ARR देखें और प्लस GST का भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इनको भी आएगा। जो सस्ते रूम्स वाले होटल्स हैं उनमें GST का बेनिफिट है और ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी बढ़िया है। और इनफैक्ट जो वेड इन इंडिया और सरकार का जो डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर फोकस भी है, तो ये कंपनी बढ़िया करेगी। और मुझे लगता है कि वैसे भी एक्सटेंडेड वीकेंड्स और आजकल जो गेटअवेज और ये जो स्टेकेशंस और ये सब का जो ट्रेंड चल रहा है, तो लोग बिल्कुल काफ़ी इनफैक्ट होटल इंडस्ट्री में एक अच्छा ग्रोथ देखेंगे हम। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक काफ़ी सस्ता है, क्योंकि काफ़ी करेक्ट हो चुका है। EV/EBITDA इविटा पे 15 टाइम्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसका बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी बढ़िया। पिछले 3 सालों में प्रॉफिट की कैगर भी 61% की रही है। क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया दे रही है। इनफैक्ट दिसंबर का क्वार्टर भी हम देखें तो बहुत ही बढ़िया क्वार्टर था। इनफैक्ट टॉप लाइन अच्छा खासा बढ़ के आया है और मार्जिन्स पे थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर था। हो सकता है कि थोड़े दिन और भी गैस की प्राइसेस और इन सब की वजह से थोड़ा और माहौल खराब रहे, बट एट द सेम टाइम काफ़ी करेक्ट हो चुका है सब कुछ। मुझे लगता है कि प्राइस्ड इन है। बाकी होटल स्टॉक्स अच्छा करना चाहिए, तो ये स्टॉक भी अच्छा ही करेगा। और मेरे हिसाब से जिन लेवल्स पे है यहाँ से डाउनसाइड रिस्क भी कम है, तो 130 135 के टारगेट्स के लिए इनफैक्ट लेमन ट्री होटल्स। अब मैं बात कर रहा हूं रेलटेल कॉर्पोरेशन। मुझे रेलवे सेक्टर बढ़िया लगता है, मुझे टेलीकॉम सेक्टर बढ़िया लगता है और दोनों का कॉम्बो इस पर्टिकुलर कंपनी में मिलता है, रेलटेल। यानी कि ये कंपनी करती क्या, देखिए, जो भी रेलवेज में इनफैक्ट 2000 से ये काम कार्यरत है। कंपनी एक नवरत्न PSU कंपनी है। नेशन वाइड ब्रॉडबैंड और VPN सर्विसेज, टेलीकॉम, मल्टीमीडिया नेटवर्क ये कंपनी इंडियन रेलवेज के लिए मुहैया करवाती है और काफ़ी सारे जो इनफैक्ट मॉडर्नाइज भी कर रही है ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशंस को, सेफ्टी सिस्टम्स को। तो एक बेहतरीन कंपनी है और करीब 6000 से ज़्यादा स्टेशंस है। और आगे भी इनफैक्ट जिस तरीके से सरकार रेलवेज के ऊपर भी बजट बढ़ा रही है और इनफैक्ट अपना एक्सपेंशन कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये और अच्छा करेगी आगे आने वाले दिनों में। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स है कंट्री के अंदर। OFC ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी मुहैया करवाती है। सो बेसिकली एक सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी है, करेक्टेड भी काफ़ी हो चुकी है। 480 के लेवल से हमें 260-70 के लेवल्स पे कोई स्टॉक मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ गुड लेवल जहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक जीरो डेट कंपनी, बिल्कुल रिटर्न नंबर्स भी बढ़िया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% का है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 22% की रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इनफैक्ट बढ़िया आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी और जहाँ पे बिल्कुल सरकार की शेयर होल्डिंग है ही है और FIIs DIs भी 3-4% के लगभग होल्ड करते हैं। सो इट्स अ गुड कंपनी एट अ गुड प्राइस एंड डाउनसाइड रिस्क भी कम है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी बढ़िया है। तो ये हो गया हमारे इनफैक्ट 6 स्टॉक्स, लार्सन एंड टूब्रो, सीमेंस, वेल्सपन कॉर्प, इंजीनियर्स इंडिया, लेमन ट्री, रेलटेल। अब मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूं वो है मयूर यूनिकोटर्स। इनफैक्ट अगेन एक बेहतरीन कंपनी, हमारे जयपुर शहर से ये कंपनी है और इस कंपनी को मैं काफी सालों से ट्रैक कर रहा हूं। कंपनी अब बीच में वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे महंगी लगती थी, बट अब करेक्शन ऐसा हो गया कि 12-13 के P मल्टीपल पे स्टॉक आ गया है और जीरो डेट कंपनी 12-13 के P मल्टीपल पे, EV/EBITDA पे 8 टाइम्स और रिटर्न नंबर्स जिसके बहुत बेहतरीन 21% के, और जहां पे ग्रोथ भी बहुत बढ़िया 19-20% की ग्रोथ भी आ रही है। तो ये सारी चीजें मुझे काफी अट्रैक्ट करती है। और प्लस कंपनी देखिए टेक्सटाइल्स वाले स्टॉक्स भी बढ़िया कर रहे हैं और ये आर्टिफिशियल लेदर में है और PVC विनाइल और इनफैक्ट फुटवेयर्स में, फर्निशिंग्स में, ऑटोमोटिव OEMs में, इनफैक्ट बड़े बड़े ब्रांड्स BMW और जैसे ब्रांड्स भी इनके कस्टमर्स हैं। तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स अच्छा खासा होता है और इनफैक्ट इनके करीब 400 करीब वेरिएंट्स आर्टिफिशियल लेदर के जो PU कोटेड फैब्रिक और PVC कोटेड से बनाते हैं। मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फॉक्सवैगन, हुंडई, ये सारे लोग इनके क्लाइंट्स ऑटोमोटिव में, और फुटवेयर में भी बाटा, पैरागॉन, लैंसर, एक्शन, ये सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है और कैपेक्स भी कंपनी ने किया है रिसेंटली, और उससे भी बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे। इनफैक्ट दिसंबर के मतलब सीधे 30 करोड़ से 52 करोड़ का 53 करोड़ का पैट था, विच इज ह्यूज।
और इसीलिए 12-13 का पी मल्टीपल है। और मुझे लगता है कि इस कंपनी में जिस तरीके का FIIs DIs का भी इंटरेस्ट रहा है, काफ़ी इन्वेस्टर्स भी निवेश किया, रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी निवेशित रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत बढ़िया इन लेवल्स पे। और जो टारगेट्स है वो करीब यहाँ से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 590 630 का ये छू सकता है। 630 के लेवल्स ऊपर के लेवल्स दिखाए हुए हैं और अभी 522 के लेवल्स पे है। तो एक अच्छा सेक्टर, एक तरीके से ऑटो इंसुलेशन सेक्टर भी बोल सकते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर भी बोल सकते हैं, और सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी भी है, तो बिल्कुल इस स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। अब है लार्ज कैप स्टॉक। मैंने बहुत सारे स्मॉल कैप्स की बातें कर ली, अब मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूं, और वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। इनफैक्ट देखिए, मैं पावर की बात कर रहा था, और इंडिया में ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने वाली एक मतलब बेहतरीन कंपनी, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इस कंपनी की डिमांड, सर्विसेज की डिमांड और बढ़ेगी। महारत्ना PSU कंपनी है, और इनफैक्ट लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, और वैल्यूएशंस के लिहाज से ये भी सस्ती है। काफ़ी करेक्ट हो चुका था, उसके बाद इनफैक्ट चलना शुरू हुआ, और इस बार एक ज़बरदस्त आउट परफॉर्मर ये स्टॉक रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे के टेलविंड्स इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत बढ़िया है, और इनफैक्ट एग्जीक्यूशन इन्फ्लेक्शन पे है ये कंपनी, यही बोलूँगा मैं। और सरकार जितने भी इनिशिएटिव्स लेगी तो बिल्कुल पावर ग्रिड को भी फायदा मिलेगा, पावर सेक्टर के लिए जब भी लेगी तो। और देखिए, और लेगी भी, इनफैक्ट इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो 17-18 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता है, 3% का डिविडेंड यील्ड है, और बिल्कुल इन लेवल्स पे स्टॉक को लेते हैं तो 350-370 के टारगेट्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ONGC इनफैक्ट काफी ऑब्वियस सा स्टॉक है, और ONGC का नाम, ऑयल इंडिया का नाम मैंने काफी बार ले लिया, और मैंने यही बोला था कि क्रूड ऑयल करेक्ट भी हो जाए तो भी इनकी कंपनियों, इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे और इनके परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा करेक्ट लगता नहीं कि यहां से हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मतलब डिस्ट्रप्शंस हुए हैं मिडिल ईस्ट में, तो लगता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो आज $100 के आसपास है, वहां से कोई पहले वाले लेवल्स पे आ जाए ऐसा लगता नहीं है। 70-80 का लेवल सस्टेन करेगा डाउनसाइड में भी, और ऊपर के लेवल्स भी देख सकता है। सो ओवरऑल ONGC एक बेहतरीन कंपनी है और अच्छे वैल्यूएशंस पे कंपनी है। डिविडेंड यील्ड सर्टेनली ये PSU कंपनीज बढ़िया देती है। तो आपने भी देखा कि मैंने काफी सारे PSU कंपनीज, इंजीनियर्स इंडिया, रेलटेल, फिर आपके पावर ग्रिड, अब ONGC, तो बिल्कुल सरकार जो भी इनिशिएटिव्स लेती है तो सर्टेनली इन कंपनियों को फायदा मिलेगा ही। और मुझे लगता है कि ONGC को ऑलरेडी काफी फायदा मिल रहा है, और इसलिए आउट परफॉर्म भी कर रहा है, और अपने 52 वीक हाईज पे चल रहा है। ऐसे डेंजरस मार्केट में भी, भयावह माहौल में भी ये आउट परफॉर्म कर रहा है, और करेगा भी। अपस्ट्रीम कंपनीज आउट परफॉर्म करेगी, तो बिल्कुल इस स्टॉक को भी अच्छे वैल्यूएशंस पे 9-10 के पी मल्टीपल पे कंपनी, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक को लेते हैं तो 330-350 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। एक चीज और, ये स्टॉक एक तरीके से कमोडिटी प्ले भी है, क्रूड ऑयल का एक अच्छा हेज है। क्रूड ऑयल जब तेज होता है तो बाकी स्टॉक्स नहीं भी चले तो ऑयल इंडिया और ONGC में एक अच्छी रेजिलियंस दिखती है। तो हमेशा मैंने यही कहा है। और दूसरी तरफ मैं कई बार OMCs, डाउनस्ट्रीम कंपनीज की भी बात करता हूं कि वो भी एक अच्छा हेज की तरह काम कर सकता है। दोनों को ले ले, क्रूड ऑयल जब टूटता है तो BPCL, HPCL, IOC जैसी कंपनी बढ़िया करती है। बट एनीवेज, अभी हमने सिर्फ ऑयल अपस्ट्रीम कंपनी ही इंक्लूड किया पोर्टफोलियो में, और वो है ONGC। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन एन ऑटो इंसुलरी कंपनी, जो कंपनी मुझे काफी पसंद है, और इनफैक्ट काफी करेक्ट होने के बाद पिछले कुछ दिनों में जब मार्केट में इतना बड़ा मतलब कोहराम मचा, स्टॉक्स काफी टूटे। इनफैक्ट लास्ट वीक बहुत ही खराब गया स्टॉक मार्केट्स के लिए, और वहां पे हमने देखा जो करेक्शन आया तो काफी स्टॉक्स करेक्ट हुए, बट ये स्टॉक करेक्ट नहीं हुआ, और वो है आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड, क्योंकि फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्टॉक है। और कंपनी देखिए करती क्या है, आप देखिए किस तरीके से ऑटो नंबर्स आ रहे हैं, 2 व्हीलर्स के नंबर्स भी बढ़िया आ रहे हैं, 4 व्हीलर्स के नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं, ट्रैक्टर्स के नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं, फिर GST का जो बेनिफिट है, इनकम टैक्स का बेनिफिट है, रेट कट का बेनिफिट, वो एक तरीके से देखा जाए तो कंजम्पशन स्टॉक्स में जबरदस्त आता है। और उससे भी बढ़िया बात है कि जो 2 व्हीलर स्टॉक्स है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि अगर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, रूरल इंडिया में स्पेंडिंग पावर बढ़ता है भारत में यानी कि, तो सर्टेनली बाइक्स काफी बिकती है। और हमने देखा किस तरीके से हीरो मोटोकॉर्प, TVSI मतलब TVS मोटर्स, और फिर आपके होंडा मोटर्स और बजाज ऑटो, ये सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और भी मुझे लगता है कि EVs में भी अच्छी खासी सेल्स आएगी। बट ये कंपनी क्या करती है, देखिए ये बनाती है ब्रेक शू और एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम्स 2 व्हीलर्स के लिए।
तो बिल्कुल टू व्हीलर्स के अगर अच्छे नंबर्स आते तो इस कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता। और इस कंपनी का मैं वेबसाइट जब पढ़ रहा था तो ये लोग बोलते हैं कि हमारी 50% मार्केट शेयर है, बट मुझे ऐसा लगता है जो चैनल चेक से और हम लोग इधर उधर जब डिस्कस करते हैं तो 60 से 70% का मार्केट शेयर इस कंपनी का है। और बहुत ही बेहतरीन 1988 से कंपनी कार्यरत और एक्सपेंशन कंटिन्यूसली कर रही है। अभी भी राजस्थान में इन्होंने एक अच्छा प्लांट लगाया, तो इसलिए थोड़ा डेट्स भी दिखता बुक्स में, बट ओवरऑल द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। और इनफैक्ट उसकी वजह से नंबर्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी पिछले 3 सालों में दिखाई है, 5 सालों में भी और 3 सालों में 44% की प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल में रही है। रिटर्न नंबर्स बहुत बढ़िया, 27-28% के लगभग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लोग काफी बढ़ाने की कोशिश करते तो वो भी ऑलमोस्ट 13% के लगभग। तो बहुत अच्छी इनफैक्ट फंडामेंटल वाली कंपनी। और बिल्कुल दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया था और 66 करोड़ के सामने 80 करोड़ यानी कि 66 करोड़ के सामने 80 करोड़ का पैट। FIIs बिल्कुल भरोसा रखते हैं कंपनी के ऊपर, अच्छे खासे इन्वेस्टेड है। इनफैक्ट आप देखें तो करीब 18-19% के लगभग FIIs होल्ड करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइन वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर वाली कंपनी और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी। आस्क ऑटो बिल्कुल मुझे लगता है कि इस लेवल पे ले 530 के टारगेट्स के लिए। सो फाइनली ये रहा हमारा नया साल का आउटलुक, यानी कि फाइनेंशियल न्यू ईयर के लिए। और प्लस ये सारी पिक्स हमने दी है। एंड एक डिस्क्लेमर मैं जरूर दूंगा कि आप भी अपनी रिसर्च कीजिएगा और ये हो सकता है कि ये स्टॉक्स हमने दूसरे मीडिया पे भी और हमारे क्लाइंट्स को भी पास में रेकमेंड किए हुए हों और हमारे एसोसिएट्स के पास भी हो सकता है। सो प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। ये स्टॉक्स मैंने लॉन्ग टर्म के लिहाज से बोला है, 6 से 9 महीने की अवधि तो मैंने मिनिमम दी है। और प्लस मार्केट्स में इतनी वॉलेटिलिटी है तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, लिवरेजिंग नहीं ले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि कई लोग MTF के थ्रू मार्केट्स में स्टॉक खरीदते हैं तो वहां लिवरेजिंग ले लेते हैं, FNO में खरीदते हैं, लिवरेजिंग के थ्रू खरीदते हैं, तो वहां आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी है और जो विक्स बढ़ रही है तो उन सब चीजों के सामने आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और थोड़ा सा कॉशियसली प्ले करना पड़ता है। सो बिल्कुल फाइनली वंस अगेन हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर और ये साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहे। FY26 मुझे मालूम है कि बहुत अच्छा नहीं रहा, पोर्टफोलियो बहुत दिनों से लाल में है, इनफैक्ट सितंबर अक्टूबर से ही लाल में है और अब तो एक्चुअल में पूरा लाल में आ गया। पहले निफ्टी तो एटलीस्ट चल रही थी, स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, अब निफ्टी भी खराब हो गई, स्मॉल कैप मिड कैप सारे इंडाइसेस टूट गए और साथ साथ स्टॉक्स भी काफी करेक्ट हुए। सो फाइनली वंस अगेन आप लोग प्लीज ध्यान रखिए अपना हेल्थ का, वेल्थ का और विजडम पे भी पूरा ध्यान दीजिए। थैंक यू।